नमस्कार। न्यूज 18 का लोकल 18 प्लेटफॉर्म देखो और सुन रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शालिका कृष्ण ठाकुर। परीक्षाओं के इस दौर में बच्चों के बहुत सारे ऐसे संशय हैं, प्रश्न हैं जो उनके मन में उठ रहे हैं, और उन्हीं प्रश्नों के हर जवाब को उन तक पहुंचाने की एक खास हमारी कोशिश है, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। और दिन रात जो आपको चिंता सता रही है कि कौन से एग्जाम में हम कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उस चिंता को हम दूर करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बायोलॉजी एक्सपर्ट मैडम से मिलवाने जा रहे हैं। अपने बारे में ये आपको खुद बताएंगे कि कितना इन साल का इनका अनुभव है और इस क्षेत्र में ये जो कार्य कर रही हैं उसके बारे में भी। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां पर हम बच्चों को थोड़ा बूस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो एक एग्जाम की टेंशन होती है उससे बाहर वो निकले। तो आप, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम दीपाली अशोक है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में, और पिछले 15 साल से मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। जी। तो मैम, बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में सोसाइटी में ही ऐसा एक माइंडसेट है कि बहुत टफ है। मेडिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट जिसे माना जाता है। एक कह सकते हैं कि मीडियोकर स्टूडेंट जो होता है वो तो इसे लेने की सोचता ही नहीं, तो एक क्रीमी लेयर जो होती है वो बायोलॉजी में आती है। एग्ज़ाम की अब प्रिपरेशंस चल रहे हैं, बिल्कुल पीक पर हम हैं। मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, तो कैसे इस टेंशन को हटा के प्रिपरेशन को जो है एक मोमेंट में लेके जाए, इसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप जब स्टूडेंट थे तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया था उस दौर में। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। ये हमने मेंटालिटी वैसी बना दी, और जैसी हम मेंटालिटी बनाते हैं हमारे लिए चीज़ें वैसी ही हमें फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को अर्ली मॉर्निंग जो है उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। क्योंकि देखिए, लेट नाइट में हम सारा दिन के थके हुए होते हैं, और वैसे भी एनर्जी का अगर हम बात करें बहुत डिस्टर्बिंग एंड लो एनर्जी का टाइम वो होता है। तो अर्ली मॉर्निंग आवर में अगर बच्चे उठने का थोड़ा सा कोशिश करें, जल्दी सोना है, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना है, और आप जल्दी अगर उठेंगे तो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मॉर्निंग आवर्स में होता है। इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, वो फिल्टर पेपर की तरह एब्जॉर्ब करता है। तो जो आपको रात को पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, वो आप हाफ एन आवर में अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप यही है कि अर्ली मॉर्निंग उठें पढ़ाई के लिए। आजकल आप देख रहे हैं कि हम भी जब पढ़े तो हिमाचल में जब एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के तो सर्दियों का मौसम होता है। सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग सुन के ही थोड़ा डर लगता है। तो ऐसे में कैसे हैबिट ये एक बनाई जाए कि सर्दियों से भी बचा जाए और पढ़ाई में भी मन लगा रहे। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल प्रिपरेशन। अगर हम माइंड को कमांड दे के सोते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, एकदम से अगर आप 7 बजे उठते हैं, आप 5 बजे नहीं उठ सकते। 7 को 6:30 बनाइए, फिर कुछ दिनों बाद 6 बनाइए। तो 2-3 दिन में 15-15 मिनट शिफ्ट करके, आधा आधा घंटा शिफ्ट करके बहुत इजीली हो जाता है। और जितना हम रात को पीसफुली सोएंगे और अपने दिमाग को कमांड दे के सोएंगे कि हाँ मुझे इतने बजे उठना है, तो आप डेफिनेटली उठेंगे। अपने गोल को सामने रखिए कि कौन सा गोल आपने अचीव करना है लाइफ में। आपने अच्छे नंबरों में पास होना है, आपको लर्न करना है, और इसके लिए स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग तभी बनाया जा सकता है जब आपको वो समझ आए। और समझने के लिए आपके पास बहुत अच्छे मेथड हैं आजकल। यूट्यूब है, आपको किसी भी टॉपिक के लिए कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने, आप यूट्यूब के थ्रू इजीली कर सकते हैं। जी। मैम, इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि रिवीजन का दौर है, क्योंकि पूरा साल बच्चों ने पढ़ा है। अब टेंशन ये है कि रिवाइज कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ पे ख़त्म किया जाए, कितनी बार रिवाइज किया जाए। तो इसके लिए क्या बेसिक स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसमें सब कुछ कवर हो जाए। देखिए, आपके व्यूअर जो होंगे सभी तरह के होंगे। इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होंगे, रेगुलर स्टडी वाले भी होंगे, मीडियोकर भी होंगे, और बिलो एवरेज भी होंगे, जिनको पास होने की चिंता होगी। तो सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर लास्ट 3 या 5 ईयर के अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करें, सॉल्व करें उनको, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली फ्रिक्वेंटली वो बार बार कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, और आपका जो फोकस है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होना चाहिए। जैसे
सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी की बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता एग्ज़ाम में, तो एनसीईआरटी की ही बुक्स आपने पढ़नी है और उसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो वेस्ट होता है वो इसी बात पे होता है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसमें क्या क्या लिखें। अगर आपके पास पहले से ही प्लानिंग होगी कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका Framing कैसे प्रोसीजर, होनी चाहिए यस यस, उसका जिसको हम नोट्स बनाना कहते हैं, तो उस तरह से वो नोट्स प्रिपेयर करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। और जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट 3 या 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मेंडेलियन लॉ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये +2 के जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इनको थोड़ा फोकस करें और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। जी, बहुत अच्छे टिप्स यहाँ पर मैम दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये होंगे। डायग्राम का एक बड़ा इम्पैक्ट और इम्पॉर्टेंस होता है बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो डायग्राम प्रैक्टिस को यहाँ पे हम कितना इम्पॉर्टेंट मानेंगे मैम? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रादर हम कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम एज अ एग्जामिनर या इवेलुएटर हम जब आंसर स्क्रिप्ट को चेक करते हैं तो हम उसमें डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे ने अगर डायग्राम बनाया है तो कई बार थ्योरी हम मेजर पॉइंट देख के स्किप भी कर जाते हैं, क्योंकि जिसने डायग्राम बनाया है उसको वेल लेबल किया हुआ है तो उसको सारा नॉलेज उस टॉपिक के बारे में है। तो आई विल सजेस्ट कि किसी भी टॉपिक का कोई भी सिस्टम है जैसे आपका या डायग्राम है, उसको आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें, उसको वेल लेबल करें और उसको एक्सप्लेन करें उसी तरह से। तो दिस इज़ द बेस्ट वे आई थिंक। लास्ट सवाल मेरा रहेगा और ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में जाते हैं, मेडिकल लेते हैं और बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन्हें थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि उन्होंने एकदम से हिंदी इंग्लिश में एंटर किया होता है। तो मैम उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चों की कई बहुत बार ऐसा होता है कि इनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, इनके बारे में हम बोलते ही नहीं हैं। बिल्कुल सही पॉइंट आपने, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, उसके बाद जब +1 +2 में हम आए तब एकदम से इंग्लिश समझ भी नहीं आता था। यू आर वेरी राइट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जब हम टॉपिक को समझ लें, आप यूट्यूब उठाइए, मोबाइल अपना लीजिए, जो टॉपिक आपने स्टडी करना है उसको देखिए। वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप हिंदी में भी आप टॉपिक को समझ सकते हैं। एक बार जब आपको टॉपिक समझ आ गया फिर आप बुक से देखिए तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। और लैंग्वेज की ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब सेंटेंसेस की ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसको आपने एलैबोरेट करना है। थैंक यू सो मच। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी थी और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो इन्होंने टिप्स दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्रिस्प और बहुत कम समय में है, मुझे लगता है हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लोकल 18 देख और सुन रहे थे आप और आपके साथ मैं शालिका कृष्ण ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ इस खास सेगमेंट में।